तो चलिए, पिछले क्लास में हमने जीडीपी के बारे में ठीक से पढ़ा था, लेकिन उसमें दो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कशन नहीं किया था। कौन कौन सा? तो पोटेंशियल जीडीपी और ग्रीन जीडीपी। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम गंवाए चीजों को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग ग्रीन जीडीपी के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे पोटेंशियल जीडीपी की। पोटेंशियल जीडीपी का मतलब होता है संभावित जीडीपी। संभावित जीडीपी का मतलब देखिए, पहले परिभाषा को देख लेते हैं ध्यान से। कह रहे हैं कि यह किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की अधिकतम क्षमता को क्या प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, जिसको उत्पादन को प्रतिनिधित्व करता है, जिसको किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों, प्रौद्योगिकी, विकास की क्षमता को देखते हुए दीर्घकाल में प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, दीर्घकाल में प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि अभी प्राप्त किया नहीं गया है। यहाँ पे कहने का अर्थ यह है कि ये जो पोटेंशियल जो जीडीपी है, इस पोटेंशियल जीडीपी का अर्थ ये होता है कि उदाहरण के लिए मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक लड़का है राम, या लड़का है एक रहीम, जिसकी क्षमता है, यानी कि उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो 50 केजी का कोई मतलब क्या कोई सामान उठा सकता है। लेकिन वो उठा कितने का रहा है? वो उठा रहा है 20 केजी का। यानी कि वो अपनी क्षमता से कितना कम उठा रहा है? उसकी क्षमता से वो 30 केजी कम उठा रहा है। यानी कि उसके पास उसकी जो क्षमता है, यानी कि उस देश की क्षमता मतलब उसके पास संसाधन, किसी देश के पास संसाधन, प्रौद्योगिकी और विकास की जो क्षमता है, यानी कि ये राम एक तरीके का देश है जिसकी क्षमता थी 50 तक चीजों को उठाने का, लेकिन उठा कितना रहा है? 30। लेकिन इसकी जो क्षमता वो 50 है। यानी कि कहने का मतलब कि वो चाहे तो 30 इस 20 में और प्लस करके 30 प्लस करके कितने उठा सकता है? 50। इनकी यानी कि इसकी अधिकतम जो क्षमता है 50 उठाने की, लेकिन उठा कितना रहा है? ये उठा रहा है 20 उठा रहा है। तो किसी जीडीपी की जो क्षमता अभी वर्तमान में जो भी वो उसमें वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि भविष्य में या दीर्घकाल में जो उस देश में संसाधन मौजूद हैं, उस देश में जो प्रौद्योगिकी है, जो तकनीक है, उन तकनीकों के आधार पर वो जीडीपी और कितना बड़ा बन सकता है, वो और कितना विकास कर सकता है। ठीक है। यानी कि अपनी क्षमता के अनुकूलतम चीजों का प्रयोग करके वो कहां तक अपने आप को लेके जा सकता है। तो कह रहा है कि उत्पादन के अधिकतम स्तर। तो उत्पादन के अधिकतम स्तर का मतलब होता है कि एकदम पूरी तरीके से इकोनॉमी में क्या होना? डिमांड होना, बहुत हाई लेवल पे। तो किसी इकोनॉमी में हाई लेवल पर डिमांड कब होगी? यानी कि किसी वस्तु का हर कोई डिमांड कब करेगा? जब हर किसी के पास क्या होगा? पैसा होगा। तो हर किसी के पास पैसा कब होगा? जब हर किसी के पास क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट होगा, यानी कि रोजगार होगा। तो मान लीजिए कि आपके पास पैसा है, यानी कि रोजगार है तो पैसा है। तो यदि कोई वस्तु महंगा भी है, तो उस वस्तु को क्या कीजिएगा? आप डिमांड कीजिएगा। तो इस प्रकार का संभावित जो पोटेंशियल जीडीपी होता है ना, उसमें दो तीन कंडीशन होती है। एक तो अधिकतम उत्पादन के स्तर को प्राप्त करने का कोशिश किया जाता है। दूसरा चीज कि वैसे जीडीपी में देश के अर्थव्यवस्था में जो संसाधन या प्रौद्योगिकी और जो और भी जो विकास के जो घटक होते हैं, वो काफी उच्च स्तर के होते हैं। तीसरी चीज जो होता है कि उसमें बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति, यानी कि महंगाई के बावजूद भी वहां पे क्या होता है? वहां पे वस्तुओं का क्या उत्पादन आराम से कर पाने में वो देश सक्षम होता है। मान लीजिए कि आपके पास पैसा है और कोई वस्तु महंगा भी मिले, तो आप क्या कीजिएगा? उसको खरीदिएगा, उसकी मांग कीजिएगा। तो महंगा होने के बावजूद भी उस वस्तु का डिमांड बढ़ते जाता है। तो ये सारी चीजें, यानी कि महंगाई होने के बावजूद भी कोई देश अपने उत्पादन का अधिकतम स्तर को प्राप्त कर ले, तो उसी को एक तरीके से क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पोटेंशियल जीडीपी या संभावित जीडीपी कहते हैं। अब इसका उपयोग किस लिए कहता है? तो कह रहा है कि ये किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के वास्तविक स्तर को मापने के लिए करता है। तो यहाँ पे वास्तविक क्या था? वास्तविक था ये 50 केजी उठा सकता था, लेकिन उठा कितना रहा था? 20 केजी। तो ये क्या किया? इसने बताया कि भैया तुम 20 केजी नहीं, तुम कितना 50 केजी उठा सकते हो। तो इसके वास्तविक स्वरूप को क्या कर देता है? ये बता देता है। यानी कि किसी अर्थव्यवस्था के वास्तविक उत्पादन की क्षमता को ये मापता है। कौन सा? संभावित जीडीपी। फिर बोला इसके जो निर्धारक कारक है वो कौन कौन से? तो श्रम बल है, पूंजी है, तकनीक है, प्राकृतिक संसाधन है, आर्थिक संरचना, नीतिगत वातावरण है, जनसांख्यिकी कारक है। यानी कि आपके पास पूंजी बल इतना है कि आप उत्पादन बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके पास पैसा इतना है कि उस पर इन्वेस्ट करके व्यापार को बढ़ा सकते हैं, या पैसा इतना है कि हम अधिक से अधिक डिमांड कर सकते हैं। फिर तकनीक इस स्तर का है कि हम बहुत बेहतर तरीके से अपने उद्योग को स्थापित कर सकते हैं।
तो बेहतर उद्योग होगा तो क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो फिर सप्लाई बढ़ेगा। फिर आर्थिक संरचना, यानी कि हमने आर्थिक तौर पे क्या क्या सुधार कर रखा है, कोई ऐसा गड़बड़ी तो नहीं है कि व्यापार को सेटअप करने, व्यापार को स्थापित करने में कोई समस्या होगी। उसमें फिर नीतिगत वातावरण, ऐसा तो नहीं है कि उस देश में राजनीतिक अस्थिरता जैसी स्थिति है, ठीक है, यानी कि एक साल कोई और सरकार, फिर एक साल कोई और सरकार, यानी कि 5 साल की सरकार चल रही है, और उस 5 साल के सरकार में पता चला कि 5 प्रकार की पार्टियां आकर के शासन कर रही हैं, और सब कोई अपने अपने स्तर पे अलग अलग नीतियों का क्रियान्वयन करता है, और पता चलता है कि हमारी जो क्षमता थी वो क्षमता के अकॉर्डिंग हम काम ही नहीं करता। तो नीतिगत वातावरण भी सही होना चाहिए। फिर बोला कि जनसांख्यिकी कारक, जनसांख्यिकी कारक का मतलब होता है कि वो जनसंख्या जो कार्यशील हो, यानी कि जो कार्यशील करने का मतलब जो कार्य करने की जिसके अंदर क्षमता, उसको बोलते हैं कार्यशील जनसंख्या, और जो कार्य करने की क्षमता खो देती है उसको बोलते हैं गैर मतलब क्या, कार्यशील जनसंख्या। तक कार्यशील जनसंख्या में ये जो जनसंख्या कारक है, तो जिस देश की जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या की संख्या ज्यादा हो, तो वहां पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उस देश की क्षमता जो होगी, वर्क करने की क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। जैसे कि वर्तमान में भारत की स्थिति है, लेकिन दिक्कत यह है कि भारत में जो युवकों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे युवकों को क्या है, रोजगार नहीं प्राप्त है, इसलिए हम लोग जो है उसकी अधिकतम क्षमता को क्या, उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे, उसका इस्तेमाल नहीं करें, और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी मतलब क्या, ये जो है एक सही स्थिति नहीं है। अगर ऐसा होता कि सबके पास एम्प्लॉयमेंट होता तो भारत का जो इकोनॉमी है एकाएक बहुत ही मतलब हाई लेवल पे पहुंच जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। फिर बोल रहा है कि जो पोटेंशियल जीडीपी है उसको बाधित करने वाले कौन कौन से अवरोधक है, तो बुनियादी ढांचे की कमी, यानी कि हम अगर हमको फैक्ट्री सेटअप करना है, तो फैक्ट्री सेटअप करने के लिए हमारे पास फिर जमीन नहीं है, फिर जमीन अधिग्रहण करने से संबंधित समस्या है, फिर रोड नहीं है, ठीक है, फिर बिजली नहीं है, तो ये समस्या है। तो ये बुनियादी ढांचे की कमी होना, फिर विनियामक ढांचे में कमी करना, जैसे कि मान ली कि वहां पे जो प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी है कि अपने लाइसेंस लेने के क्रम में ही पता चला कि 5 साल लाइसेंस लेने के ही चक्कर में 5 साल हो गया, तो वो जो पैसा जमा है उस फैक्ट्री को सेटअप करने में, फिर उस पैसे का कोई सही तरीके से यूज नहीं हो पाया 5 साल, यानी कि 5 साल में अगर हुआ रहता तो उससे बहुत सारा प्रोडक्शन हो गया होता था, बहुत सारा चीजों की सप्लाई होती, बहुत सारा मुनाफा आ गया होता। तो नौकरशाही जटिलता भी एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर कृषि की उत्पादकता, यानी कि जितनी कृषि की उत्पादकता होनी चाहिए उतनी नहीं है। जैसे कि वर्तमान में देखिएगा कि एक छोटे से खेत में अन्य देशों में देखिएगा बहुत अधिक अच्छा अच्छा उत्पादन हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो एक सबसे बड़ी समस्या कि हमारा उत्पादन स्तर उतना अच्छा नहीं है। दूसरी की यहाँ पे एक और बड़ी समस्या है कि यहाँ पे छोटे छोटे, यानी कि सीमांत जो किसान है उनकी संख्या बहुत, यानी कि छोटे छोटे जोत है, ठीक है, तो एक ये भी समस्या है। तो कृषि उत्पादकता भी सही नहीं है, मतलब सही नहीं कहेंगे यहाँ, मतलब अच्छी उसको नहीं बोलेंगे, और इसको अच्छा किया जा सकता है मूलभूत चीजों को परिवर्तित करके। फिर बोला कि माल के जो मांग के अनुरूप क्या है, शिक्षा और कौशल का विकास नहीं हो पाना, यानी कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो उस तरह की शिक्षा व्यवस्था नहीं है कि उस शिक्षा को करने के पश्चात हम आराम से क्या करें, हम नौकरी ले सके। क्योंकि पता चलता है कि हमने क्या किया, बहुत ज्यादा पढ़ लिया, लेकिन हमें किसी तरह के कोई मतलब क्या कौशल ही नहीं है, किसी काम को करने की कौशल ही नहीं है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम वोकेशनल कोर्स को भी क्या करें, बढ़ावा देने की कोशिश करें। वोकेशनल कोर्स में इन द सेंस करने के मतलब कि ऐसा कोर्स जो क्या मतलब जिसमें मतलब कौशल विकास को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। फिर बोले कि राजनीतिक अस्थिरता, यानी कि वही मैंने बोला कि नीतिगत वातावरण क्या है, यानी कि कोई पार्टी सबसे जरूरी है कि वहां पे क्या हो, वहां पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। यानी कि एक पार्टी अगर सही तरीके से शासन करेगा तभी जहाँ के वहां पे क्या हो पाएगा, वहां पे चीजों का विकास सही तरीके से हो पाएगा। फिर बोला कि भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार अगर रहता तो पता चला कि हमने फैक्ट्री स्थापित करने के लिए यहाँ पे 100 करोड़ लगाया, और उसमें वहां का जो मतलब लोग हैं, जो भी वो क्या बोल रहे हैं कि भैया अगर तुमको यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित करनी है तो इस 100 करोड़ में से तुमको 50 करोड़ मुझे देना पड़ेगा। अब पता चला कि व्यापारी यहाँ से भाग ही गया, तो फिर उस देश का जो पोटेंशियल जीडीपी होगा वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अब आगे देखते हैं ग्रीन जीडीपी क्या है। तो ग्रीन जीडीपी कहने का मतलब सीधे होता है कि जीडीपी का जो मतलब किसी वस्तु और सेवा का इस तरह से उत्पादन करना जो सतत मतलब हो, सतत हो, यानी कि सतत का मतलब होता है जो सतत विकास के अवधारणा पर आधारित हो, यानी कि साथ ही साथ जो पर्यावरण को की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाए। ऐसा नहीं कि हमने किसी चीज को मतलब फैक्ट्री स्थापित कर दिया, और उस फैक्ट्री को स्थापित करके हमने इतना ना अधिक पेड़ों की कटाई किया है, तो पता चला कि वहां पे अगल बगल का एक तो फैक्ट्री स्थापित करने के बाद वहां से जो धुआं निकल रहा है, जहरीली गैस निकल रही है, उससे वहां का वातावरण खराब हो गया। दूसरी चीज की हमने पेड़ों की कटाई कर दिया, तो वहां पे जो वायु है
उसका प्यूरिफिकेशन हो नहीं पा रहा है। अब पता चला कि हमने सेटअप किया फैक्ट्री मानव कल्याण के लिए, क्योंकि जनता के हित में, जनता के हित इन द सेंस कि हम जितनी भी वस्तुओं को बनाएंगे वो दूसरे ग्रह के लोगों के लिए तो बनाएंगे नहीं, यहाँ के लोगों के लिए ही बनाएंगे। तो पता चला कि हमने लोगों के लिए उनके जीवन को सुविधा बनाने करने के लिए हमने फैक्ट्री स्थापित किया, और इन्हीं के जीवन को हमने खत्म कर दिया। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो डिमांड कौन करेगा, जब डिमांड ही नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, तो प्रोडक्शन नहीं होगा तो फैक्ट्री रहेगी नहीं रहेगी। तो हमें विकास की जो प्रक्रिया, यानी कि ऐसी विकास की प्रक्रिया या जीडीपी का ऐसा मतलब का प्रोडक्शन जो प्रक्रिया जिसमें हमें जो प्रोडक्शन क्या हो, पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रख करके उसका प्रोडक्शन किया जाए। तो जब हम जीडीपी का प्रोडक्शन या जीडीपी को या किसी वस्तु और सेवा का उत्पादन पर्यावरण को ध्यान में रख के करते हैं तो उसी को कहते हैं ग्रीन जीडीपी। जिसमें देखिएगा अब क्या करें कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरणीय सुरक्षा को भी ध्यान में रखकर क्या करना, विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, उसी को बोलते हैं ग्रीन जीडीपी। फिर बोला कि पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रख करके आर्थिक विकास करना, उसी को कहते हैं ग्रीन जीडीपी। अब करें कि ग्रीन जीडीपी एक संकेतक है जो किसी देश के पारंपरिक जीडीपी से प्राकृतिक संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय क्षति की लागत को क्या करता है, घटा कर निकाला जाता है। यानी कि हमें ये ध्यान देना होगा कि हमने जितना भी चीजों को उत्पादन किया उससे प्राकृतिक संसाधनों को कितनी क्षति हुई है, फिर पर्यावरण को कितनी क्षति हुई है, ठीक है। तो इन सबको जब हम घटाते हैं तो उसको क्या होता है, उसको कहते हैं हम लोग ग्रीन जीडीपी को कहते हैं। और ये जो ग्रीन जीडीपी होती है वो सतत विकास की अवधारणा पे निर्धारित होती है। और सतत विकास की अवधारणा क्या होती है, ऐसी विकास प्रक्रिया जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य को ध्यान में रख करके जो विकास किया जाता है उसी को बोलते हैं सतत विकास प्रक्रिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, तो जहां तक मुझे लगता है कि मैं सब आप लोग को समझा पाया हूं। तो पिछले वाले जो हमारा जो क्लास था जिसमें हमने जीडीपी को पढ़ा था और ये दो चीजें छूटी हुई थी, और इसमें मैंने कोशिश किया उसको कंप्लीट करने का। मुझे जहां तक लग रहा है कि मैं आप लोग को सब किसी को समझा पाने में मतलब कोशिश किया हूँ अच्छे तरीके से समझा पाने की। अगर कुछ जो भी कमी हो, मैं जानता हूँ कि कमी इंसान की पहचान होती है, सो प्लीज अगर जो भी कमी हो तो आप प्लीज कमेंट करें और बताएं कि क्या क्या कमियां हैं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सो आप सभी को धन्यवाद, सबको थैंक्स और धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए। ओके, चलिए आप कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। सो थैंक यू फॉर